हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो है प्रे। वैसे तो 2022 में आई इस मूवी को प्रेडेटर फ्रेंचाइजी का 5th इंस्टॉलमेंट कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर दिखाए गए हैं सबसे पहले के इंसिडेंट जहां पर प्रेडेटर के आने की शुरुआत हुई। हॉरर और थ्रिल का लाजवाब संगम इस मूवी में आपको देखने मिलेगा। तो आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए आते हैं मूवी की रियल स्टोरी पर। यहाँ पे हमें ईयर दिखाया गया है 1790। जगह है नॉर्दर्न रेंटेन्स के पहाड़। यहाँ हम कहानी की लीड कैरेक्टर नारो को देख पाते हैं, जो कि शिकार की प्रैक्टिस कर रही थी। उसके साथ उसका एक डॉग भी होता है, नाम होता है सारी। और प्रैक्टिस के दौरान सारी की पूंछ एक ट्रैप में आ जाती है। नारो जाके उस ट्रैप से उसको बचाती है और उस ट्रैप को देखने लगती है। तभी उसको पता लगता है कि कुछ फ्रेंच सैनिकों ने शिकार करने के लिए इतना बड़ा ट्रैप लगाया है। तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है। उसे एक स्पेसशिप दिखाई पड़ता है, लेकिन नारो को उसकी आवाज से पता चल गया था कि ये कोई बारिश के बादल नहीं, बल्कि कोई न कोई बड़ा जहाज है जो इस जंगल में एंटर कर चुका है। इसके बाद वो अपने कबीले में जाती है। इसे गोमाची कहा गया है। गांव में होने वाले इस कबीले की सबसे अच्छी बात यह थी कि सब एक दूसरे को जानते थे और हर टाइम एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। वहीं हम नारू की माँ अरुका को भी देख पाते हैं, जिसे अपनी बेटी का शिकार पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जड़ी बूटी विज्ञान में माहिर थी, इसलिए वो अपनी बेटी को भी एक चिकित्सक ही बनाना चाहती थी, यानी कि जरूरत पड़ने पर किसी भी कबीले के सदस्य को अच्छा फर्स्ट एड मिल सके। आज वो ऐसी दवाई बना रही थी कि जिससे कोई बड़ा जख्म भी लग जाए तो उससे दर्द कम महसूस हो। इस दवाई का नाम था ऑरेंज टॉट्सिया। इस दवा को बनाने में कुछ विशेष फूलों की जरूरत थी, इसलिए अरुका अपनी बेटी नारो को जंगल में फूल लेने के लिए भेजती है। रास्ते में उसे अपना भाई ताबे मिलता है, जो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला था। नारो अपने भाई से कहती है कि वो भी एक शिकारी बनना चाहती है, मगर ताबे के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुझ में एक शिकारी बनने जितनी ताकत नहीं है। वो उन सबसे कहती है कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। वो कहती है, ताबे भैया आप जा कहाँ रहे हैं? तभी ताबे उस पर कहता है कि हमारे दोस्त में से एक किसी दोस्त को जंगल के शेर ने जख्मी कर दिया है। वो सुबह से गायब है और अभी तक घर नहीं पहुंचा, इसलिए हम सभी उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद ये अपने दोस्त को ढूंढ ही लेते हैं। आखिर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और नारो को छोटी मोटी हेल्प करना तो आती ही थी, इसलिए वो उसे जड़ी बूटियों का लेप लगा देती है। तभी सभी के जाने के वक्त वो एक चीज नोटिस करती है। वो सोचती है कि सांप को आखिर कोई इस तरीके से कैसे फाड़ सकता है। इतनी बारीकी से फाड़ने के लिए तो औजारों की जरूरत लगेगी, और औजार तो हम सिर्फ इंसानों के पास हैं। फिर हमारे अलावा और कौन है यहाँ पर? जंगल में जाते वक्त उसे एक बड़ी जीव के पैर का पंजा मिलता है। वो आकर इसके बारे में अपने भाई ताबे को इन्फॉर्म करती है, मगर ताबे कहता है हो सकता है वो कोई भालू का पैर होगा, तुम इतना टेंशन मत लो, पहले हमें उस शेर को पकड़ना है जो खुलेआम इस जंगल में घूम रहा है और एक एक करके हम सभी की जानें ले रहा है। नारू के साथ में उसकी एक कुल्हाड़ी और उसका पैट होता है। वो निकल पड़े थे शेर के शिकार पर। वहीं पास में मौजूद शेर को नारू देख लेती है। धीरे धीरे शेर के पास बढ़ने लगती है। भी उसको आसमान में एक रोशनी दिखाई पड़ती है। नारू का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। भी उस पर शेर का हमला हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो कबीले वाले बताते हैं कि तुम्हारे भाई तापे ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारी जान बचाने के साथ साथ उस बड़े शेर को भी मार दिया कि हम सबके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। उसकी इतनी दिलेरी और काबिलियत को देखकर कबीले के लोग इस कबीले का वॉर चीफ बना देते हैं। एक तरफ से इसको सेनापति भी बोल सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर हम एक खरगोश का शिकार करते हुए भेड़िए को देख पाते हैं, पर तभी वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है और उसे जान से मार देता है। अब जहाँ एक तरफ नारो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी कुल्हाड़ी के साथ, जो कि उसका एक अच्छा साथी बन सकता था, इसीलिए वो उसके ऊपर एक लचीले तने को बांध देती है और एक बूमरैंग की तरह उस कुल्हाड़ी को यूज करती है। वहीं दूसरी ओर वो शिकारी जिसने भेड़िए का शिकार किया था, वो उसके ऊपर अपना एसिड डाल देता है, जिसके कारण उसकी पूरी स्किन जल जाती है और बचता है सिर्फ स्कैल्प, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि वो अपनी खोपड़ी पर उसको लगा लेता है। अगर हम ठीक से जान पाए तो शिकारियों की ये आदत होती थी कि वो जिसका भी शिकार करते थे तो वो उसकी खोपड़ी को अपने पास रख लिया करते थे एज अ रिवॉर्ड। यहाँ
सीन शिफ्ट होता है नारू की तरफ, जो इस वक्त एक खुले मैदान में पहुंच गई है और वहां उसे काफी सारे बैलों की लाशें दिखाई पड़ती हैं। उनके शरीर से उनकी खाल खींच ली गई थी। ये सब देखकर नारू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये सब जंगल के जानवर थे और ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते थे। आखिर ऐसा इनके साथ किसने किया? तभी उसे वहाँ पर एक सिगरेट दिखाई पड़ती है, जिससे नारू समझ जाती है कि ये जरूर फ्रेंच शिकारियों का काम होगा। तभी नारू वहाँ से निकल रही थी कि गलती से उसका पैर एक दलदल में पड़ जाता है और वो धीरे धीरे करके उसमें धंसने लगती है। लेकिन तने से बांधने वाली अपनी कुल्हाड़ी एक तने पर मारती है और धीरे धीरे वो अपने आप को बाहर निकाल लेती है। ऐसा करके उसने अपनी जान भी बचा ली थी। नारू के मन में एक बहुत बड़ा शिकारी बनने का भूत जो सवार था, और वहीं पहाड़ी पे खड़ी होकर नारू एक भालू को देखती है और वो अपने तीर कमान से शिकार करना चाहती है, लेकिन तभी धनुष पर जोर देने की वजह से वो वहीं टूट जाता है। कि आवाज उस भालू ने भी सुन ली थी और अब वो नारू का शिकार करने के लिए तैयार रहता है। वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अब नारू अपनी जान बचाने के लिए बहुत दूर तक भागती है। उसे वहाँ एक लकड़ियों का गट्ठर दिखाई पड़ता है, जहाँ छुपकर वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं भालू उन सभी लकड़ियों को तोड़कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन, जहाँ पर वो शिकारी अपने से भारी भरकम भालू को अपने हाथों से उठाता है और अपनी ब्लेड की मदद से घायल कर देता है। तभी उसका सारा खून उस शिकारी के मुंह पर गिरता है और वो ना दिखने वाला शिकारी अब दिखने लगा था। नारू ये सब देखकर हैरान हो गई थी कि आखिर ये कौन है इतना खतरनाक जीव जिसने अपने दोनों हाथों से भालू को उठाकर मार दिया। उसे लगा कि जब ये इतने भारी भरकम भालू को मार सकता है तो मेरा क्या हाल करेगा। तभी वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है, झरने से कूद जाती है। वहाँ पर उसका भाई और उसके दोस्त भी होते हैं। नारू उन सबसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो, एक बड़ा जीव हम सभी का शिकार करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों को लगता है कि वो मजाक कर रही है। इतने में ही वो शिकारी नीचे आ जाता है, उन सभी को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। नारू अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदान में भागती है, जहाँ पर कुछ और शिकारी भी छुपे थे। प्रेडेटर थर्मल इमेजिन की मदद से वो कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर को भी माप सकता था। उसके पास जो कैन शोल्डर था उसकी मदद से वो ब्लास्ट कर सकता था। वो ब्लास्ट करता ही है कि भी नारू उसकी जान बचा लेती है। इतनी ही मुसीबत काफी नहीं थी कि उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। उस वक्त तक वो प्रेडेटर भी उसके सामने आ चुका था। वो उसे निहत्था पाता है, यानी कि कोई औजार उसके हाथ में ना होना, इसीलिए वो उसकी जान नहीं लेता और उसे वो वहीं छोड़ देता है और वो चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और रात को रफाइल नाम का एक फ्रेंच सैनिक के पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उस बड़े जीव को देखा है। तुम तो हमारे दुश्मन हो ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ वो भी दुश्मन बन चुका है। उसने हमारे कई सारे लोगों को जान से मार दिया है। ये कमांडो मेरा फ्रेंड है, ये तुमसे जो भी पूछे इसका सच सच जवाब देना। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम उस बड़े जीव के बारे में क्या जानती हो जिसके पास कई सारे हथियार हैं। नारू उस जीव के बारे में जानती तो थी, लेकिन ये फ्रेंच सैनिक जो बहुत गंदे तरीके से शिकार करते थे वो इन सबको सजा दिलवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसके बारे में इन सबको कुछ नहीं बताती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर फ्रेंच शिकारी उस जीव को पकड़ने के लिए बहुत सारे ट्रैप लगाते हैं। फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ पर प्रेडिएटर को उन शिकारियों की भनक लग चुकी थी। वो आ जाता है अपने विजिबल फॉर्म में। विजिबल फॉर्म में आकर वो एक एक को मार देता है। लिटरली वो हर किसी को चीर कर रख देता है। नारू और ताबे इस वक्त एक पेड़ से बंधे हुए थे, लेकिन ये जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचा के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच रफाइल नाम का वही सैनिक इनको वापस मिलता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को अपनी बंदूक दे दूंगा, लेकिन इसके बदले जो मेरा पैर कट चुका है मेरा इलाज कर दो और इसके बदले ये बंदूक मुझसे ले लो। नारू के पास वही ऑरेंज टॉट्सिया नाम के फूल थे कि बॉडी को ठंडा कर देते हैं। जैसे ही रफाइल उसे खाता है उसी वक्त प्रेडिएटर वहां आ जाता है। इसे लगता है कि यहाँ पर कोई बॉडी है ही नहीं, कि बॉडी ठंडी हो चुकी है। लेकिन जब वो जाने लगता है तो गलती से उसका पैर रफाइल के पैर पर लग जाता है और रफाइल चिल्ला देता है। प्रेडिएटर उसे जान से मार देता है।
यानी कि नारू को अब ये बात तो पता चल चुकी थी कि वो ठंडी और गर्मी दोनों को भांप सकता है। इस वक्त तापे आकर उस पर हमला करता है, अपने घोड़े पर बैठकर उसके ऊपर तीर चलाता है। इन बेचारा प्रेडिटर के सामने टिक नहीं पाता और वो जान से मारा जाता है। अब ये बात इनके कबीले कुमाची में भी फैल चुकी है कि एक बड़ा शिकारी धीरे धीरे करके सभी इंसानों को मार रहा है, इसलिए सभी अपना कबीला छोड़कर यहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं। मगर नारू ये नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्हीं फ्रेंच सैनिकों में से एक को पकड़कर उसकी टांग काट देती है और हाथ में रफाइल की बंदूक रख देती है। रात को प्रेडिटर इंसानों के शिकार पर निकलता है। नारू उन ऑरेंज टॉट्सिया वाले फूल को खाकर अपनी बॉडी को ठंडा कर लेती है ताकि वो उसकी नजरों में ना आ पाए, और प्रेडिटर उस सैनिक के हाथ में बंदूक देखकर उसे ही जान से मारने के लिए आ जाता है। और ये नारू की एक चाल थी और यही मौका पाकर वो अपने गैजेट्स की मदद से उस प्रेडिएटर का खात्मा करना शुरू कर देती है। पहले कभी पीछे से सर पर बार, उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके हाथ पर बार। उसकी बॉडी ठंडी होने की वजह से प्रेडिएटर उसे देख नहीं पाता और कुछ समझ नहीं पाता। इसकी वजह से उसके निशाने भी गलत हो रहे थे। यहाँ नारू उसको नुकसान पहुँचाते पहुँचाते उसे उस प्लेस पर ले आती है जहाँ पर दलदल था, और जैसे ही प्रेडिएटर वहाँ आता है तो उस दलदल में धंस जाता है। इसके बाद उसके पास खाली एक ही हथियार बचता था, बूस्टर एरो, लेकिन ये लेजर की मदद से चलता था। इसे लेकर नारू पहले ही भाग चुकी थी और जब प्रेडिटर उसे मारने के लिए अपना बूस्टर एरो यूज करता है तो वो उल्टा आकर एरो उसी को ही फोड़ देता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। कुमाची के कबीले में पहुंच चुकी थी अब नारू उस प्रेडिएटर का सर लेकर, यानी कि अब उन्हें कबीला छोड़ने की भी जरूरत नहीं है और अब उनके पास उनकी एक नई योद्धा भी आ चुकी थी। और इसी के साथ साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइज, आज की ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।